हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की लास्ट प्रॉपर्टी ऑस्मैटिक प्रेशर का बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करेंगे। अभी तक हम डिस्कस कर चुके थे कि जो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, उन प्रॉपर्टीज को बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आउट ऑफ देम वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मैटिक प्रेशर के बारे में हम डिस्कस भी कर चुके थे कि प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में आपका एक साइड प्योर सब्सटेंस रखा गया है, लाइक प्योर वाटर। एक साइड मैंने रखा हुआ है यहाँ पे क्या, प्योर वाटर, और दूसरी साइड रखा हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मींस दैट मे बी NaCl प्लस वाटर, और बीच में लगाई गई है एक मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोला जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देन व्हाट इज द ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस का मतलब होता है इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूव करना। द स्पॉन्टेनियस एंड कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर अमाउंट, फिर से सुन लो, फ्रॉम देयर हायर अमाउंट टू देयर लोअर अमाउंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर मैंने बोला कि उन सॉल्वेंट की ज्यादा अमाउंट से सॉल्वेंट की कम अमाउंट तक। अब इस सिस्टम में एक साइड प्योर वाटर दे रखा है, मान लो यहाँ पे वाटर दे रखा है 100 ml, और एक साइड मैंने फिलअप कर रखा है 100 ml सॉल्यूशन। तो इस 100 ml सॉल्यूशन में 5 ml तो आपका NaCl सोल्यूट है और आपका 95 ml यहाँ पे प्रेजेंट होगा वाटर। तो मुझे बताओ सॉल्वेंट वाटर किस साइड ज्यादा है? ऑब्वियस इस साइड सॉल्वेंट वाटर की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। तो सॉल्वेंट का जो नेट फ्लो होगा वो फ्रॉम प्योर टू इम्प्योर सिस्टम, मतलब प्योर वाटर से वो कम चला जाएगा वाटर की साइड, सॉल्यूशन की साइड। क्लियर है? और अगर मैं इस साइड कुछ प्रेशर अप्लाई करता हूं, सॉल्यूशन की साइड में एक प्रेशर अप्लाई करता हूं, जिस प्रेशर की वजह से जो ये एंट्री हो रही है, जो ये ऑस्मोसिस हो रहा है, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, उस प्रेशर को बोला जाता है ऑस्मैटिक प्रेशर। The pressure required to stop the osmosis process is basically known as osmotic pressure। यानी एक प्रेशर अप्लाई किया मैंने, कौन सी साइड अप्लाई किया, सॉल्यूशन की साइड अप्लाई किया, ताकि मेरा ऑस्मोसिस जो फ्लो हो रहा था वाटर का, सॉल्वेंट का, वो स्टॉप हो जाए। तो उसे क्या बोला जाता है, ऑस्मैटिक प्रेशर। क्लियर है? एक और टर्म देखो, एक और एग्जांपल है। बीच में मैंने लगा रखी है एस्पियम और एक साइड मैंने फिलअप कर रखा है 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, और एक साइड फिलअप कर रखा है 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन। कल ये वीडियो लेक्चर में कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि फ्लो किस साइड होना है। देखो दो बातें हैं, या तो ये आइडेंटिफाई करो कि सॉल्वेंट किस साइड जाता है। अगर वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते तो शॉर्ट ट्रिक ये होती है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। हमेशा क्या होगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन नहीं है क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन ही नहीं है, प्योर सब्सटेंस है, जीरो कंसंट्रेशन मान के चला। यहाँ कुछ ना कुछ सोल्यूट सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, दैट्स वाई यहाँ चाहे 0.1 हो, चाहे 0.2 हो, चाहे 0.3 हो, कुछ भी परसेंटाइल हो, लेकिन होगा जरूर। तो यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.1 है या 0 है, तो यहाँ लो कंसंट्रेशन और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई। 0.1 मोलर NaCl, concentration is number of moles upon volume, concentration is number of moles upon volume। यहाँ concentration जाता है तो volume of solvent क्या हो जाएगा, कम। यहाँ पे volume of solvent क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि concentration is inversely proportional to the volume, concentration is inversely proportional to volume। यहाँ concentration जाता है 0.2, यहाँ concentration क्या है, कम है 0.1, और concentration इनवर्सली किसके होती है, वॉल्यूम के। तो सॉल्वेंट की वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगी, हाई, और यहाँ पे सॉल्वेंट की वॉल्यूम क्या होगी, लो। तो सॉल्वेंट अपनी हायर अमाउंट से किधर फ्लो करेगा, लोअर अमाउंट तक। और इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा उसको क्या बोला जाता है, ऑस्मैटिक प्रेशर। दो टाइप का आपका ऑस्मोसिस था, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। अगर ऑस्मोसिस के दौरान आपके सिस्टम, मेन सिस्टम से सॉल्वेंट बाहर की साइड फ्लो करता है, दैट इज नोन एज एक्सो ऑस्मोसिस। और अगर सॉल्वेंट इनसाइड आता है तो उसे बोला जाता है एंडो ऑस्मोसिस। जैसे वाटरमेलन को
रेनी सीजन में रख दिया जाए तो बाहर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, बारिश हो रही है, तो पानी कहाँ फ्लो करेगा, उसकी मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर की साइड, तो उसे बोला जाता है एंडो, सिस्टम के अंदर पानी आया। और अगर वाटरमेलन को आप ड्राई सीजन में रख दो, ठीक है, तो पानी अंदर से कहाँ चला जाता है, बाहर, और वो श्रिंक हो जाता है, उसको बोला जाता है एक्सोऑस्मोसिस। क्लियर है? तो एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस टाइप के दो ऑस्मोसिस बताए थे। फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो यहाँ यूज किया गया था, दैट वाज इक्वल्स टू पाई इज इक्वल्स टू CRT। C को कंसंट्रेशन, R को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T को टाइम बोला जाता है। क्लियर है? अब एक और टर्म बच जाती है लास्ट ऑस्मोसिस में, दैट इज द रिवर्स ऑस्मोसिस। सुना भी होगा इसके बारे में, RO वाटर प्यूरिफायर्स। RO वाटर प्यूरिफायर सुने आपने? तो उसी का कॉन्सेप्ट पढ़ना में, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, यानी जैसे ऑस्मोसिस हो रहा था जस्ट उसका अपोजिट। देखो जी, बताना एक बार मेरे को कि सॉल्वेंट का फ्लो किस साइड होगा। एक साइड फिलअप किया गया है यहाँ पे इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर समझ रहे हो, जो आपका एक सोर्स से पानी आया हुआ है, इम्प्योर पानी है, इम्प्योर वाटर है, जिसके अंदर आपकी बहुत सारी क्वांटिटीज मिली हुई है वाटर के अंदर। कोई भी NaCl हो सकता है, सिलिका हो सकती है, या आपका मैग्नीशियम, कोई भी सोल्ट मिला हुआ हो सकता है, लेकिन वाटर किस स्टेट में प्रेजेंट है, यहाँ पे इम्प्योर स्टेट में प्रेजेंट है। वाटर इज प्रेजेंट इन द इम्प्योर स्टेट। दूसरी साइड मैंने यहाँ पे वाटर फिलअप कर रखा है जो प्योर वाटर है। दूसरी साइड क्या है? प्योर। थोड़ी देर पहले ही एग्जांपल करवाया मैंने, एक साइड पानी ले रखा था प्योर और दूसरी साइड था NaCl प्लस वाटर, बीच में लगाई गई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देन टेल मी फ्रॉम वेयर टू वेयर देयर विल बी ए फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल। फ्लो होगा सॉल्वेंट का, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्लो होगा सॉल्वेंट का। बताओ जी, यहाँ पे प्योर वाटर है और यहाँ वाटर के अंदर कुछ इम्प्योरिटी मिली हुई है, तो पानी की क्वांटिटी किस साइड, परसेंटेज, कंसंट्रेशन, कॉम्पोजिशन, पानी की किस साइड ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, प्योर वाटर है तो यहाँ कंसंट्रेशन वाटर की क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन क्या रखी गई है, ज्यादा। तो ऑस्मोसिस के दौरान पानी का फ्लो ये होगा, दिस विल बी द फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना, यानी दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। प्योर वाटर से वो किधर जाएगा, इम्प्योर वाटर की तरफ। ओके, फिर मैं इस सॉल्यूशन की साइड, इम्प्योर वाटर की साइड प्रेशर अप्लाई करता हूं। क्या अप्लाई करता हूं? प्रेशर। व्हाई दिस प्रेशर इज अप्लाइड? ऑब्वियस, टू स्टॉप द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, टू स्टॉप द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल टू द सॉल्यूशन। क्लियर है? और इस प्रेशर का नाम क्या रखा जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। इफ applied pressure is greater than, applied pressure is greater than osmotic pressure pi, अगर आपने जो प्रेशर अप्लाई किया है P वो किससे ज्यादा है, पाई से, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, तो क्या होगा, पहले तो ये एंट्री स्टॉप होगी और एंट्री स्टॉप होने के बाद देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे मैंने इम्प्योर वाटर भर रखा है, यहाँ पे इम्प्योर वाटर है और इस साइड मेरा थोड़ा बहुत क्या पड़ा हुआ है, प्योर वाटर सिस्टम रखा हुआ है। तो ऑस्मोसिस तो कहता था दिस विल बी द नेट फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बट मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, प्रेशर, और वो उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है। तो पहले तो ये एंट्री स्टॉप होगी, फिर उसके बाद उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। दिस विल बी द फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब बताओ किस साइड से किस साइड फ्लो होने लग रहा है, इम्प्योर वाटर से, और पानी किस साइड जाने लग रहा है, प्योर वाटर की तरफ। तो यानी सॉल्वेंट पार्टिकल सारा किस साइड आने लग रहा है, इस साइड, और वाटर जो यहाँ बच रहा है वो कौन सा है, प्योर वाटर। यानी सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल इस साइड से इस साइड फ्लो करने लग रहे हैं, और ये ऑस्मोसिस का जस्ट रिवर्स है। दैट वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। और यहाँ से पानी प्यूरिफाई हो रहा है, यहाँ वाटर इम्प्योर स्टेट में प्रेजेंट है, वाटर इस साइड आने लग रहा है, वाटर क्या होने लग रहा है, प्योर। क्लियर है? तो देन दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। फिर से सुन लो, इफ द अप्लाइड प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, then there will be the reverse flow of the solvent particles, and this process is known as reverse osmosis process. This was the osmosis, प्योर पानी से इम्प्योर वाटर की तरफ फ्लो हो रहा था, लेकिन मैंने ऊपर प्रेशर जो अप्लाई किया वो ग्रेटर देन किससे है,
ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो रिवर्स फ्लो हो जाएगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, यानी पानी सारा का सारा बह के रिस के इस साइड आना स्टार्ट कर देगा प्योर सिस्टम की तरफ, और पीछे इम्प्योरिटीज बच जाएंगी, यहाँ रह जाएंगी इम्प्योरिटी, वाटर का फ्लो इस साइड हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। क्लियर है, समझ में आया भाई रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है? ओके, तो ये आपकी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब लास्ट एंड फाइनल जो टॉपिक आता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट एंड वांट ऑफ फैक्टर, दैट वी विल डिस्कस। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। तो देखो सबसे पहले है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। नॉर्मली मॉलिक्यूलर वेट किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट, जैसे फॉर्मूला है कंपाउंड का AB2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो मुझे बता सकते हो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा इस कंपाउंड का? ऑब्वियस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB2 विल बी इक्वल्स टू एटॉमिक वेट ऑफ A प्लस 2 गुना एटॉमिक वेट ऑफ B। ऐसे होता है, लाइक वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू होगा 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन गुना में 2 दे रखे हैं उसने, प्लस 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। वाटर का अगर मुझे मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है तो दैट वाज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस में एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 2 प्लस में 16, दैट इज इक्वल टू 18 एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम पर मोल, एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम पर मोल, दैट वाज ए नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कंपाउंड। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनका यूज करके मैं किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करता हूँ। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने 4 पढ़ी उनमें से सबसे उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू जो होती है जिनका यूज किया जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, दैट इज टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कंपाउंड। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? एप्लीकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, चारों का यूज किया जाता है, दैट इज टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कंपाउंड, टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कंपाउंड। जनरली पॉलीमर्स, दुनिया में हम पॉलीमर पढ़ते हैं ना, लाइक पॉलीथीन, इनका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन में यूज किया जाता है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं स्पेशली, उसमें से ऑस्मोटिक प्रेशर को सबसे ज्यादा प्रीफर किया जाता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है वो आपसे कि आपके पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चारों का यूज करके आप उनका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो किसी भी कंपाउंड का, फिर भी आप किस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कंपाउंड, और वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशंस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। हालांकि चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कर सकते हैं, लाइक पाई इज इक्वल्स टू CRT। मैं एक डेमो बताता हूँ किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। व्हाट डज दिस C रिप्रेजेंट्स? C यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है? C रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है। याद करो मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, R मल्टीप्लाइड बाई T हो गया। नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं किसी भी कंपाउंड के? नंबर ऑफ मोल्स, वेट ऑफ ए सोल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, यानी जिस कंपाउंड के मोल निकालने उसका कितना अमाउंट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट कितना है। तो मैंने लिखा यहाँ पे वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू R, और डिवाइड में ये वॉल्यूम ऑलरेडी था। तो पाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाती W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट RT अपॉन में V। तो मुझे बताओ पाई में और मॉलिक्यूलर वेट में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ऑब्वियस, पाई क्या है? पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं यहाँ से एक आइडिया ये लगा सकता हूँ कि कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसके लिए भी कैलकुलेट करी जा रही है, जिस सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट की जा रही है, उसके मॉलिक्यूलर वेट के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और ये दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, बार बार एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट्स में ये टर्म यूज की जाएगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सुनो, one of the best application of colligative properties of a solution is
to calculate the molecular weight of the compound. किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूट का मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करना है तो मैं उस सॉल्यूशन का, उसके सॉल्यूशन का क्या कैलकुलेट करता हूँ, ऑस्मेटिक प्रेशर, यानी आपके जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या होता है, टू कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ ए कंपाउंड। उन 4 में से भी हम लगभग चारों का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन एनसीईआरटी ने भी पूछा हुआ है, एक बार सीबीएसई ने भी पूछा था कि आउट ऑफ द 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज प्रीफर्ड टू कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट, दैट इज ऑस्मेटिक प्रेशर। तो मैंने उसी का एग्जांपल लिया। कंसंट्रेशन R इंटू टी के बराबर होती है वैल्यू। कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकता हूँ वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, R और T एज इट इज, R और T एज इट इज, और ये नीचे जो वॉल्यूम थी उसको लिख दिया एज इट इज। तो मैंने रिलेशन चेक किया कि पाई और मोलिकुलर वेट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ओवरऑल बात ये थी कि कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चाहे वो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर हो, चाहे वो ऑस्मेटिक प्रेशर हो, चाहे वो वहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, सभी की वैल्यू, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी कंपाउंड के मोलिकुलर वेट के। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर है? तो मोलिकुलर वेट किसी के भी एटॉमिक वेट्स का सम होता है कंपाउंड। मोलिकुलर वेट और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है? तो अब आता है बात कि एबनॉर्मल क्या होगा यहाँ पे। तो मैंने लिया एक NaCl सॉल्यूशन, सबसे सिंपल एग्जांपल है, मुझे NaCl का मोलिकुलर वेट निकालना था। NaCl को मैंने डिजोल्व किया वाटर में, वी गेट ए सॉल्यूशन, वी गेट ए सॉल्यूशन। तो मैंने एक्सपेक्ट ये किया कि मैंने 100 पार्टिकल्स किसके ऐड किए यहाँ पे, NaCl का। तो यहाँ पे ऑस्मेटिक प्रेशर भी कितने पार्टिकल्स का आएगा, 100 पार्टिकल्स का। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने पार्टिकल्स की कैलकुलेट होगी यहाँ पे, 100 पार्टिकल्स की। बट इन रियल एक्चुअल सिचुएशन क्या होगी, NaCl जैसे वाटर के अंदर जाएगा वो 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। कितने पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, 2 पार्ट में। ध्यान से सुनना, मैंने NaCl के 100 पार्टिकल डाले वाटर के अंदर, तो मुझे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहे कोई भी हो, मैं मान लेता हूँ ऑस्मेटिक प्रेशर, वो कितने पार्टिकल्स के करस्पॉन्डिंग मिलेगी, 100। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन तो ये है कि 100 पार्टिकल तुमने डाले वाटर में तो वो 2 पार्ट्स में टूटता है। एक NaCl कितने पार्ट में टूटेगा, 1 जमा 1 कितने पार्ट, 2 NaCl कितने में टूटेंगे, 2 + 2 4। 3 NaCl कितने में टूटेंगे, 3 + 3। एक NaCl से 2, एक Na और एक Cl निकलता है। बताओ, एक NaCl से एक Na और एक Cl कितने बड़े, दो टोटल 2 पार्टिकल। एक NaCl कितने पार्टिकल में टूटता है, 2 में, है ना? तो मैंने 100 पार्टिकल डाले तो यहाँ पे कितने पार्टिकल बन जाएंगे, टोटल 200 पार्टिकल बन जाएंगे। अगर मैंने सॉल्यूशन में बनाने के लिए 100 NaCl डाले तो कितने बन गए, 200। मैं एक्सपेक्ट कितने कर रहा था, 100। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए या डिक्रीज हो गए, ऑब्वियस नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हुए, इंक्रीज हुए। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिनकी वैल्यू डिपेंड करती नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। ऑब्वियस सी बात है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज। और किसी की भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके मोलिकुलर वेट की क्या होगी, इनवर्सली रिलेटेड, तो उसका मोलिकुलर वेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी कैलकुलेटेड मोलिकुलर वेट विल बी लोअर देन द थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट होता है 58.5, लेकिन कैलकुलेटेड मोलिकुलर वेट हो सकता है 55 AMU आ जाएगा। दिस 55 AMU इज नोन एज एबनॉर्मल मोलिकुलर वेट। तो सुनो क्या होगा एबनॉर्मल, व्हेन ए सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, इट मे अंडरगो द डिसोसिएशन, इट मे अंडरगो द डिसोसिएशन, NaCl डिसोसिएट हो गया, एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स will increase, and the number of particles will increase. The increase in the number of particles will increase the value of colligative property. क्या increase कर देगा, colligative property, and colligative property is inversely proportional to the molecular weight, and the molecular weight of the compound will decrease, ठीक है? And a lower molecular weight is observed.
है ना। दिस लोअर्ड मोलिकुलर वेट इज नोन एज एबनॉर्मल मोलिकुलर वेट। क्या ये बात समझ में आई कि मैंने एक कंपाउंड को पानी के अंदर डिजोल्व किया, डिजोल्व करने के टाइम मैंने जितने पार्टिकल एक्सपेक्ट किए थे उससे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल वहाँ पे क्रिएट हो गए। दैट्स वाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू 101% क्या हो गई, चेंज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, 101% चेंज होगी। और अगर वो चेंज होगी तो मोलिकुलर वेट भी थियोरेटिकल मोलिकुलर वेट से क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। दिस एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर वेट इज नोन एज एबनॉर्मल मोलिकुलर वेट। एक और एग्जांपल समझाता हूँ, उससे समझने की कोशिश करना। एक एग्जांपल और बताता हूँ। लेट वी हैव एन एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड मैंने ले रखा है। दिस इज द एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O और H। क्लियर है, CH3COOH। जब ये कंपाउंड वाटर के अंदर होता है तो ये कंपाउंड क्या बना लेता है, यहाँ पे डाइमर की फॉर्मेशन करता है। ऐसे जैसे ही दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से मिलते हैं, फर्स्ट CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। पढ़ाया था मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पढ़ाया था कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन की बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ क्या कहलाती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को क्या बोला जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितने पार्टिकल थे ये टोटल कितने पार्टिकल थे ये आपके पास, 2। और कितने बन गए, ये 2 पार्टिकल थे, दोनों डाइमर होके क्या बन गया, कितने पार्टिकल बन गए, 1। एंड दिस पार्टिकल इज नोन एज डाइमर। अगर तुमने सॉल्यूशन में 100 पार्टिकल एसिटिक एसिड के डाले थे तो 2 पार्टिकल मिलके 1 पार्टिकल बनने लग रहा है। तुमने 100 पार्टिकल डाले थे, यहाँ कितने बचे तुम्हारे पास, सिर्फ कितने बचे भाई, 50। 100 इसके डाले और 100 इसके डाले तो कितने बचेंगे भाई, 100। अगर 50 इसके डाले 50 इसके डाले तो यहाँ कितने बचेंगे, 50। यानी जितनी क्वांटिटी तुमने ऐड करी उसका कितना हो जाएगा, सिर्फ हाफ। ये केस है जब डाइमर बन रहा है, जब एसोसिएशन हो रहा है। पिछला जो केस था NaCl का, 1 पार्टिकल NaCl का डाला, वो 2 पार्टिकल में टूट गया। हो सकता है, ऐसा हमेशा होता है कि तुमने पार्टिकल डाले थे वो अलग थे और सॉल्यूशन में जाने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाते हैं, चेंज। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाते हैं सॉल्यूशन के तो उनका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज। और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी तो उसका मोलिकुलर वेट भी क्या हो जाएगा, चेंज। एंड दिस चेंज्ड मोलिकुलर वेट इज नोन एज एबनॉर्मल मोलिकुलर वेट। क्लियर है जी। ओके तो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं। व्हेन ए सोल्यूट इज एडेड टू सॉल्यूशन, एडेड टू सॉल्वेंट, देन इट मे अंडरगो डिसोसिएशन, it may undergo dissociation. This process, see that reaction, डिसोसिएशन कहलाता है। एक पार्टिकल कितने में टूट गया, मोर देन 1 पार्टिकल में। और एसोसिएशन, दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन, दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन। 2 पार्टिकल कंबाइंस टू फॉर्म ए सिंगल पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन। अच्छा मुझे ये बताओ, एसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे और डिक्रीज, एसोसिएशन जुड़ने से डिक्रीज। यहाँ पे 2 पार्टिकल थे और प्रोडक्ट में कितना बना, 1। और डिसोसिएशन से 1 पार्टिकल था, कितने में टूट गया, एटलीस्ट 2 में टूट गया। सो देन एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड मोलिकुलर वेट विल बी डिफरेंट देन theoretical molecular weight। इस स्टेटमेंट को पढ़ो, यही एबनॉर्मल मोलिकुलर वेट की डेफिनेशन है। ये कहता है कि कभी भी सोल्यूट को अगर आप किसी सॉल्वेंट में डालते हो सॉल्यूशन बनाने के लिए तो ज़रूरी नहीं कि वो डिसोसिएट एसोसिएट ना हो, वो टूट भी सकता है आपस में पार्टिकल और आपस में जुड़ भी सकते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होंगे तो मोलिकुलर वेट चेंज होगा और वो उसके थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट से क्या आएगा, अलग आएगा। दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलिकुलर वेट। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
एक तो कौन सा मॉलिक्यूलर वेट होगा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड, और एक कौन सा होगा थियोरेटिकल, और दोनों की वैल्यू एक दूसरे से मैच नहीं होती, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू पार्टिकल के एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ओके, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर देन व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर। तो भाई जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसकी वैल्यू डिफरेंट आ रही थी, तो मैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक फैक्टर ऐड किया जाता है। टू रेक्टिफाई दिस करेक्शन और दिस एरर a value is multiplied to every कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, नोन एज वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है जी। इस एरर को, जो डिफरेंट वैल्यू आ रही है एक्सपेरिमेंटली सही वैल्यू नहीं आ रही, उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, टू रेक्टिफाई दिस एरर ए वैल्यू इज मल्टीप्लाइड और ए फैक्टर इज मल्टीप्लाइड नोन एज वांट ऑफ फैक्टर एंड रिप्रेजेंटेड बाय आई। आई इज नोन एज वांट ऑफ फैक्टर। और उम्मीद करता हूँ अभी तक समझ में आया होगा मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट क्या है। नहीं आया तो एक बार फिर से आराम से मैं बता देता हूँ कि जब भी आप किसी कंपाउंड को वाटर में डालते हो या किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हो, तो वो सोल्यूट डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में, या दो सोल्यूट पार्टिकल मिलके एक सिंगल पार्टिकल बना लेते हैं, यानी उनका एसोसिएशन हो जाता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल क्या हो जाते हैं, चेंज। और मॉलिक्यूलर वेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट, तो वो मॉलिक्यूलर वेट जो थ्योरेटिकली आना चाहिए था एक्सपेरिमेंटली उतना ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, एंड दिस डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट इज नोन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फॉर्मूला होता था पी नॉट ए माइनस पी सोल्यूशन, पी नॉट ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। फॉर्मूला अब हो जाएगा आई से मल्टीप्लाई। ध्यान से देखो जी, फॉर्मूले के अंदर किससे गुणा हो गया, किससे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आई से। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ऑस्मैटिक प्रेशर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, ऑस्मैटिक प्रेशर। रिप्रेजेंट होता था पाई, पाई इज इक्वल्स टू होता था सी आर टी। यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो गया, आई। पाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आई सी आर टी, आई वांट ऑफ फैक्टर हो गया। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी होता था के बी मल्टीप्लाइड बाई मोलैलिटी। आई से मल्टीप्लाई हो गया, डेल्टा टी बी बन गया आई के बी मल्टीप्लाइड बाई एम के इक्वल। फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ बराबर होता है आई मल्टीप्लाइड बाई के एफ इंटू एम के बराबर, है ना। सिर्फ किस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया, आई। कोई पूछे आई क्या होता है, आई इज द वांट ऑफ फैक्टर। क्यों ऐड करा गया, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफर कर रही थी हमारी एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकल वैल्यू से। क्यों डिफर कर रही थी, पार्टिकल या तो सॉल्यूशन में जाने के बाद टूट जाते हैं या पार्टिकल जुड़ जाते हैं, यानी सीधी बात है नंबर ऑफ पार्टिकल बदल जाते हैं। वो चेंज होने की वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई किया, आई। यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई, यहाँ आई से मल्टीप्लाई, यहाँ आई से मल्टीप्लाई, यहाँ आई से मल्टीप्लाई। न्यूमेरिकल करते टाइम ये आई तभी ऐड करना है जब उसने बोला हो कि पार्टिकल डिसोसिएट होता है या एसोसिएट होता है, या वांट ऑफ फैक्टर का कहीं न्यूमेरिकल में जिक्र किया गया। जब तक नहीं जिक्र करता फॉर्मूला से पुराने वाला रहता है, लेकिन उसने दे दिया तो यूज करना बनता है आई। क्लियर है, तो आई इज नोन एज वांट ऑफ फैक्टर। क्लियर है ये 3 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी आई की, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आई। आई की न्यूमेरिकल वैल्यू याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, आई सी ई ओ। आई सी ई ओ, आई सी ई ओ। आई का मीन्स होता है वांट ऑफ फैक्टर, सी का मतलब होता है
आई का मतलब है वांट ऑफ फैक्टर, सी का मीनिंग होता है यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ई का मतलब होगा एक्सपेरिमेंटली और ओ का मतलब है ऑब्जर्व। ठीक है, तो आई की वैल्यू होगी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो सकती है भाई, ऑस्मैटिक प्रेशर हो सकता है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो सकता है, डिवाइडेड बाय थियोरेटिकली कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज नोन एज want of factor. Want of factor is the ratio of experimentally observed colligative property to the theoretically calculated colligative property. Want of factor is the ratio of experimentally calculated osmotic pressure to the theoretically calculated osmotic pressure, or experimentally observed relative lowering in vapor pressure to the theoretically calculated relative lowering in vapor pressure. ये फॉर्मूला कहाँ काम आया, आई का मतलब हो आपने किसकी वैल्यू लिखी है वांट ऑफ फैक्टर की, सी का मतलब है यहाँ पे आपने क्या लिखा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ई का मतलब ऊपर क्या लिखोगे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व। ये ICO बताता है न्यूमिनेटर में आपको क्या लिखना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू, तो थियोरेटिकली अपने आप कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर। क्लियर है जी, आई की वैल्यू क्या होगी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थियोरेटिकली कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस विल बी द आई वैल्यूज। क्लियर है, तो आपको करना है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जस्ट रिवर्स टू दी ऑस्मोसिस, अगर अप्लाइड प्रेशर ऑस्मेटिक प्रेशर से ज़्यादा हो तो। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पे एबनॉर्मल मोलिकुलर वेट का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, और आई की वैल्यू क्या होती है, आई कहते किसको है वांट ऑफ फैक्टर को। क्लियर है, उसे क्या बोला जाता है वांट ऑफ फैक्टर। क्लियर है जी, तो देखो जैसे मान लो मेरे पास एक NaCl है, ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या है MgCl2 है, और तीसरा मेरे पास यहाँ पे क्या है AlCl3। अगर NaCl डिसोसिएट हुआ तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल जनरेट करेगा, पर NaCl कितने पार्टिकल जनरेट होंगे यहाँ पे ऑब्वियस 2। अगर MgCl2 डिसोसिएट होता है तो एक Mg पार्टिकल बनेगा और 2 कौन से बनेंगे Cl-। अगर AlCl3 डिसोसिएट हुआ तो एक Al से कितने पार्टिकल AlCl3 से कितने पार्टिकल बढ़ेंगे 3 + 1 टोटल कितने हो गए 4, 2 + 1 कितने हो गए 3, 1 + 1 कितने हो गए 2। मैंने एक NaCl लिया था बन गए कितने 2, मैंने एक MgCl2 लिया था बन गए कितने 3, एक AlCl3 लिया था पार्टिकल कितने बन गए 4। किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल। किस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आपको इस सॉल्यूशन में, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसकी होगी, किसकी ऑस्मेटिक प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसकी होंगी और उसके बाद आएगी MgCl2 की, उसके बाद आएगी NaCl की। और मॉलिक्यूलर वेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की क्या होता है इनवर्स, तो सबसे डेविएशन जो सबसे ज्यादा दिखाई देगा वो किस में दिखाई देगा NaCl के मॉलिक्यूलर वेट में। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसकी होगी AlCl3 की, फिर MgCl2 की, फिर NaCl की। ऐसे ही NCERT ने क्वेश्चन दे रखा आपको, एक बार कंपाउंड दे रखा आपको CH3COOH, एक बार कंपाउंड दे रखा आपको ClCl ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, एक बार दे रखा है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। बताओ किसका ऑस्मेटिक प्रेशर, किस सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे उसका ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा। तो ये सब एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ाई थी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर किसी भी कार्बन पे लगा हुआ है तो एसिडिटी को इंक्रीज करता है, ये सबसे आसानी से क्या लॉस कर देगा H+ आयन, और कितने आयन इसमें टूट गए 2 में, जबकि इनका डिसोसिएशन क्या होता है हार्ड होता है। तो इसके पास 2 पार्टिकल है और इनके पास नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे कम होंगे। तो सबसे ज्यादा एलिवेशन या सबसे ज्यादा ऑस्मेटिक प्रेशर किसका पाया जाएगा, जिसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है।
नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 फ्लोरीन ग्रुप्स सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, आसानी से क्या लॉस कर लेगा, H पॉजिटिव आयन, और एक पार्टिकल कितने में टूट गया, 2 में, जबकि ये डिसोसिएट नहीं होंगे। तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, इस वाले कंपाउंड का। एक साइड मैंने ग्लूकोज दे दिया और एक साइड दे दिया मैंने NaCl। बताओ किस सॉल्यूशन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। ग्लूकोज कभी भी आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, लेकिन NaCl किसमें डिसोसिएट हो जाता है, आयंस में। तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए, इंक्रीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दे रखे। तो आपको ये चेकआउट करना है किसके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। जिसके पास नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, हाइयर मिलेगी, चाहे किसी भी टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ओके, कर लोगे इसको। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।